तो मित्रों नमस्कार। मैं शांति भूषण विभाग अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मित्रों आज हम कई जो है कमेंट्स के भी जवाब देंगे जो हमारे YouTube चैनल पर आते हैं, और साथ साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी, जिसको बहुत ज़्यादा लोग कठिन मानते हैं, या कई स्टूडेंट्स हैं, कई कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको लगता है कहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट करें, ये तो बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्ट कैसे जनरेट हो, इस बात को लेकर के वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज मेरे दिमाग में है कि मैं एक होलिस्टिकली यानी कंप्लीटली जो है ज्योग्राफी के बारे में बात करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो मैं बात करूंगा कि कैसे ज्योग्राफी को आसान बनाया जाए और कैसे इसको पढ़ा जाए। रही बात पढ़ने की, तो एक चीज तो आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि वीडियो देख के पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट आप नहीं कर सकते। किसी का भी वीडियो किसी भी टॉपिक पर आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। इस बारे में अपने दिमाग में एकदम क्लियर हो जाइए। रही बात, हम जो कुछ हमारे साथी लोग जो है डाउट्स पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अपने मन की बात रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी सी आज बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि निराश ना हो, और रही बात जो है किसी को टाइम की प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ समय वेस्ट कर दिया है, उसको लेकर के वो चिंतित है, कोई जो है इस बारे में चिंतित है कि और वैकेंसीज नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, हर एक को क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्ट्रगल केवल आप ही नहीं कर रहे हैं। स्ट्रगल जो बने हैं और या जो बनना चाहते हैं, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जो हर आदमी के लाइफ के किसी न किसी फेज में, किसी न किसी पीरियड में स्ट्रगल रहता ही रहता है। आप जिनको आज बड़ा देख रहे हैं, जिनको मर्सिडीज से ऑडी से घूमते हुए देख रहे हैं, हो सकता है उनके बच्चों ने नहीं, उनकी एक पीढ़ी पहले के बाल उड़े होंगे, बाल उड़ गए होंगे मेहनत करते करते। किसी न किसी ने जरूर स्ट्रगल किया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अमीर पैदा हो गया या कोई आदमी सक्सेसफुल पैदा हो गया। कुछ मतलब कम से कम या तो खुद ने या कम एक पीढ़ी बैठ जाकर देखिए, उसने संघर्ष जरूर किया होगा। तो और रही बात टाइम की बात, बहुत सारे हमारे साथी जानना चाहते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नौकरी करनी है, नौकरी के साथ मुझे तैयारी करनी है और बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है। हजारों लोगों ने नौकरी के साथ किया है, नौकरी भी करते रहे क्योंकि फाइनेंशियल मजबूरियां भी होती है, नौकरी भी करते रहे, तैयारी भी करते रहे और सक्सेस हैं। आप चाहें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरा ले सकते हैं। एयरफोर्स में मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में काम करता था। कभी 4 बजे रात में जाना है, कभी रात के 1 बजे लौट के आना है, कभी भी बुलाया जा सकता है, शेड्यूल कुछ होता नहीं है। ऐसे में मैं जब एयरफोर्स में था तो वहां इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे कैसे आपको 1 सेकंड में बैग पैक करके आपको अंडमान जाना है, आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको कोचीन जाना है, कहीं भी त्रिवेंद्रम जाना है, आपको सेकंडों में आपको जो है आदेश मिलेगा और चीजें होती थी। उसके बावजूद भी बैंक एयरफोर्स से ले करके बैंक पीओ से जाकर इंश्योरेंस में एओ, उसके बाद पीसीएस के मेंस निकालना और आरओ के एग्जाम क्वालिफाई करना और आज एसओ आपके सामने खड़े होना। ये अपनी बड़ाई करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं इन चीजों को जस्ट आपको इंस्पायर करने के लिए बोल रहा हूँ और इन चीजों को आपको क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी बिना मेहनत के नहीं बना है। तो आपके हिस्से में भी स्ट्रगल है और बिना स्ट्रगल के अगर कोई चीज मिलती भी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कौन नहीं संघर्ष करता है? पेड़ पौधे नहीं संघर्ष करते। पेड़ पौधे जब आंधी आती है, तूफान आता है, कई बार डालियां उनकी टूट जाती है, कई बार काफी दिनों तक बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे लगता है सूख गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर हरियाली उनके अंदर आती है। पेड़ पौधों की टहनियां टूटने के बाद फिर से नई कोपलें उसमें आती हैं और फिर से ब्रांचेज उनकी खिलती हैं, फिर फूल फल फिर से उसमें आते हैं। तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीव हो या जो है ये चाहे वनस्पति हो, चाहे एनिमल और प्लांट किंगडम, किसी को आप देख लीजिए तो बिना संघर्ष के हर किसी के लाइफ में संघर्ष होता ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा कुछ समय चला गया है, कभी लेट नहीं होता है। मैं अभी हाल में ही इंटरव्यू करूंगा, मेरे एक साथी हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में पीसीएस में क्वालिफाई करके उनको जो है एज ए प्रिंसिपल जीआईसी प्रिंसिपल उनको मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनली अटेम्प्ट में, एक आदमी तो मैं जानता हूं जो है ग्राम पूरी चीजें तैयारी करके छोड़ के चला गया, ग्राम प्रधान बन गया और लास्ट अटेम्प्ट में उसने यहाँ आरओ क्वालिफाई किया। हमारे बाद के बैच के हैं, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। बाद के उन्होंने जो है ज्वाइन किया और बहुत अच्छी खासी जिंदगी वो जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है केवल आपने किया है या आपका टाइम निकल गया, टाइम किसी का नहीं निकल। जिस दिन से स्टार्ट करेंगे, जिस पल से स्टार्ट करेंगे, वहीं से आपका टाइम स्टार्ट होगा।
तो आप लोग बहुत सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो बहुत सारी ये उलझने हैं, इनको निकाल फेंकिए और बुक के उठा लीजिए। अब बुक से आप काम करते जाइए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब मैं आता हूँ सीधे सीधे ज्योग्राफी की बात करता हूँ। ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें मेन है जो ध्यान रखनी है। देखिए, ज्योग्राफी में हमें जो है सबसे पहले जो बेसिक्स जो समझना है वो ये है कि जो है हमें 4 दिशाएं होती हैं। एक होती है नॉर्थ, ऊपर है नॉर्थ और नीचे साउथ और राइट हैंड में ईस्ट और इधर वेस्ट में। ये केवल आपको ये चारों डायरेक्शंस को लेकर के मैप को समझना है, अर्थ को समझना है। दूसरी चीज अर्थ के बारे में है। अर्थ क्या है? अर्थ की शेप क्या है? जियोइड, जस्ट लाइक एन ओवल शेप। ओवल शेप यानी एक आलू, कभी कोई देखा होगा एक आलू के तरीके से या एक एग के तरीके से, अंडे के तरीके से पृथ्वी की आकृति है जियोइड, इसको बोलते हैं जियोइड। अब इसको हम नॉर्मली जो है हम पृथ्वी को गोल मानते हैं, तो गोल ही लेकर के यहाँ समझते हैं चीजों को। तो मैं गोल इसको इसलिए बना दे रहा हूँ, राउंड शेप में बना के बता दे रहा हूँ कि क्या मेन बात है जो समझनी है। उसके बाद ज्योग्राफी बहुत इजी लगने लगेगी और आप में से बहुत लोग इन चीजों को जानते भी होंगे। जैसे आपको एक मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, ये है आपकी अर्थ। अर्थ में जो लेटरल जो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसको क्षैतिज रेखाओं में और ये जो लॉन्गिट्यूड यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं जिनको हमें समझना होता है। तो जो लेटरल लाइंस होती हैं जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश, अक्षांश ये पृथ्वी है क्या है? इक्वेटर। एक इमेजिनरी लाइंस बीचों बीच में, अर्थ के बीचों बीच में एक इमेजिनरी लाइंस होती है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। उसके पैरेलल में सारी लाइनें, जितनी लाइनें हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये सारी वो कही जाती हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश। ये सारी अक्षांश हो गई। और एक तरबूज की लाइन जो होती है, जैसे एक सेंटर से स्टार्ट होकर ऐसे लाइनें आती हैं, ऐसे लाइनें आती हैं, ये जो सीधी, ये जो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी ये जो लाइनें पूरे में भरी होती है। एक तरबूज के ऊपर कभी कभी इस तरह से आपने शेप देखा होगा, ये सारी होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड। यानी जो सीधी लाइनें होती हैं ये आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर इनको हिंदी में बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको बोलते हैं अक्षांश। अब देखते हैं, एक बात देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर वेरी हो रहा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेकर के, टाइम कैसे वेरी हो रहा है। उसके बाद में अच्छा, जैसे जहां का जो टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा या कम होगा, आप जानते हैं टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर वहां कम होता है। तो जलवायु परिस्थितियां वैसे ही डिसाइड होती हैं जैसे टेम्परेचर और प्रेशर की, यानी टेम्परेचर से प्रेशर डिसाइड होगा और प्रेशर से चीजें, जलवायु वहां की कैसी होगी वो डिसाइड होगी। वहां कैसी हवाएं चलेंगी, कैसे मानसून आएगा, कैसी बारिश होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो हम अभी चलते हैं, उसको देखते हैं। पहले हमने देखा कि जो एक बीच में क्या है इक्वेटर, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से लैटिट्यूड कहलाती हैं, लैटिट्यूड जिनको अक्षांश बोलते हैं, और जो सीधी लाइनें होती हैं इनको देशांतर बोलते हैं, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। इतनी बात हमने समझ ली। अब हम आगे देखते हैं। हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि एक बेसिक आइडिया दिमाग में आपके बैठ जाए। उसके बाद आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आनी नहीं है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते रहिएगा और इंजॉयमेंट के साथ देखते रहिए। और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों ने इसको, बहुत सारे लोग जो है, जो आप लोग जानते भी होंगे, कोई नई चीज में नहीं बता रहा, मैं केवल इसको उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं जो थोड़ा सा इनको लगता है यार ये क्या बवाल आ गया, क्या हार्ड है। हार्ड वगैरह कुछ भी नहीं होता। चलिए मैं आपको बताता हूं कि फिर से मैं एक राउंड से बनाता हूं अर्थ। आप जानते हैं इक्वेटर होती है ये, अच्छे से सबको मालूम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री एंड हाफ पर। 23 डिग्री हाफ जो है नॉर्थ जो है, ये होता है क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री एंड हाफ इधर साउथ में आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इसको मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, कोई नई बात है क्या? नहीं, बता इसलिए रहा हूं कि अच्छे से आप जान लीजिए। इसको थोड़ा और नजदीक बनाना चाहिए था, यहां मैं बना देता हूं, बहुत ज्यादा दूर बना दिया, इतने पर बना दीजिए। ए यहां पर ये ऐसे, और इसको थोड़ा नजदीक बना देते हैं क्योंकि पूरा दिखाना होता है। तो थोड़ा सा और ये 23 डिग्री एंड हाफ यहाँ पे मान लिया हमने, ठीक। तो ये इक्वेटर हो गई आपकी बीच में, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर। अब
ये आप जान लीजिए कि हमारे जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, यानी सूर्य की किरणें जो सीधे परपेंडिकुलरली पड़ती हैं, वो इन्हीं रेखाओं के बीच में रहता है। यानी ये वो समझ सकते हैं कि हम जब ये अर्थ मूव कर रही होती है तो सन के सामने यही फेस सामने ज्यादातर मतलब जो मैक्सिमम लाइट है, मैक्सिमम जो एनर्जी है इसी में मिलती है, इसी बीच में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, यानी सीधी सन रेज सीधी 23.5 पे पड़ती है। 22 दिसंबर होते होते यहां पर पड़ती है, कहां पर? मकर रेखा, यानी साउथ में। ये भी ऊपर नॉर्थ, ये नीचे साउथ। यानी सूरज का मूवमेंट, ये कह लीजिए हमारे अर्थ के जो पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इन्हीं दो लाइनों के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जो है सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, इसी के बीच में चमकता है। तो कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को, तो इधर गर्मी आ जाती है नॉर्थ साइड में, ठीक है, साउथ में ठंडा रहता है उस समय। और उसके बाद में जब जो है यहाँ पर गर्म रहता है और साउथ में ठंडा रहता है। उसके बाद 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर चमकता है तो हमारे यहाँ सूरज की रोशनी कम मिलती है, तो हम नॉर्थ साइड में है। अभी बताएंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी। तो वहां पर सूरज की रोशनी कम मिलती है, यानी हमें ठंडी यहाँ आ जाती है। अब एक बात बताइए, जहां सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी होगी, यानी इस फील्ड में, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, यानी उष्णकटिबंधीय। और उसके बाद यहाँ पर 66.5 तक यहाँ पर आते आते इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। यहाँ तो रोशनी उतनी नहीं पड़ेगी, यहाँ तो मेन सबसे ज्यादा यहीं पे सनलाइट पड़ रही, इधर कम पड़ेगी तो इधर ठंडा हो जाएगा। उसके ऊपर ये पोलर रीजन है, यानी सब पोलर रीजन हो जाएगा। और फिर पोलर रीजन, यानी उपध्रुवीय और ध्रुवीय प्रदेश आ गया, जहां पर लाइट्स बिल्कुल नहीं पड़ती हैं, बहुत तिरछी जाके कुछ पड़ती है वहां पर। इसी तरह यहाँ भी जो है साउथ में भी ऐसा ही है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये सब पोलर एंड पोलर रीजन। तो यहाँ पर लाइट कम पड़ेगी, यहाँ पर मतलब सनरेज कम पड़ेगी यहाँ पर, तो ये दोनों ठंडा होगा। जो ऊपर है ध्रुवीय प्रदेश तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, उसके थोड़ा सा इधर आएंगे तो हल्का सा गर्म रहेगा, लेकिन यहाँ भी काफी ठंडा होगा। यहाँ ठंड रहेगी लेकिन थोड़ा और गर्म हो जाएगा, और यहाँ आते आते पूरी गर्मी हो जाएगी। तो जहां जितनी गर्मी होगी वहां उतना जो है गर्मी ज्यादा होती है। तो आप जानते हैं उसी अनुसार प्रेसिपिटेशन यानी बारिश भी वहीं पर ज्यादा होती है जहां गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर वेरी होगा तो प्रेशर वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होगा। और प्रेशर वेरिएशन के साथ साथ जो हवाएं आती हैं, ऊपर से हवाएं आएंगी, नीचे से हवाएं आएंगी, और जो है समुद्री हवाएं, मानसूनी हवाएं आती हैं, तो बारिश यहाँ पर ज्यादा होती है ट्रॉपिकल रीजन में। यानी यहाँ गर्मी भी ज्यादा, बारिश भी ज्यादा, गर्मी कम, बारिश भी कम। यहाँ गर्मी और कम, यानी ठंडी ज्यादा तो बारिश बहुत कम, यानी जो आइस जमेगी, यहाँ बर्फ जमेगी। तो एक बात ये बताइए, जहां पर जैसे बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो वहां पर उतने उसी अनुसार उसके जीव जंतु भी होंगे, उसी अनुसार वहां पे वनस्पतियां भी होंगी। यानी वो वनस्पतियां होंगी, वो प्लांट्स होंगे जो सरवाइव कर सकें एक्सट्रीम कोल्ड में। जैसे ऊपर रीजन में आप जानते हैं, ये चीजें अगर मिटा दी जाएं, ऊपर रीजन में जानते हैं आपकी जैसे आपका ये साइबेरियन रीजन है ऊपर, जहां पर कड़ी ठंडी होती है, घड़ी ठंडी, अगर राजस्थानी में कहें घड़ी ठंडी, तो यहाँ पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है। तो ये टुंड्रा प्रदेश टाइप है। टुंड्रा के नीचे यहाँ ऊपर जो पोलर ऊपर की तरफ है, यानी पोल की तरफ है, आर्कटिक ओशियन के इस साइड में ये टुंड्रा है। तो टुंड्रा प्रदेश में टुंड्रा वेजिटेशन भी होगी, यानी ऐसे पौधे होंगे जो बर्फ में दब जाएं, बहुत छोटे छोटे, फिर उसमें भी सर्वाइव कर लें। यानी प्लांट्स ऐसे होंगे, लाइकेंस जैसे होते हैं, लिचेंस जिसको बोलते हैं, लाइकेंस, वो सब जीवित रहेंगे, यानी बहुत छोटी छोटी वनस्पतियां होंगी, बर्फ से पूरा ढका हुआ। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो है आप देखेंगे, जैसे रसिया वगैरह है, आप वर्ल्ड मैप में उठा के देखेंगे, रसिया वगैरह है, ऊपर साइबेरियन रीजन है, रसिया का जो ऊपर रीजन, रसिया बहुत बड़ा है, लेकिन ऊपर का रीजन जहाँ टुंड्रा वेजिटेशन है, तो वैसे पौधे होंगे, तो जीव जंतु भी वैसे होंगे, पोलर बियर और तमाम चीजें ऐसी होंगी जो कि जीव जंतु जो कि केवल उस रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके नीचे आएंगे तो वनस्पतियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि उतनी बर्फ नहीं जमी, तो वनस्पतियां थोड़ी सी बड़ी होंगी, यानी पेड़ पौधे थोड़े से ग्रो वाले होंगे, लेकिन कोनीफेरस होंगे, कोन की तरीके से होंगे, जिससे कि बर्फ पड़े तो साइड से गिर जाए। हमारे यहाँ की तरह नहीं बड़ा बड़ा नीम का पेड़ खड़ा है, बड़ा बड़ा जो है पीपल का पेड़ खड़ा है, ऐसे लग रहा है महाराजा टाइप पेड़ पौधे एकदम अपना सीना चौड़ा किए हुए महाराजा टाइप खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ऊपर जो है जैसे जैसे नीचे आते हैं
तो आप सब ट्रॉपिकल में उससे बड़े पौधे, उससे फिर और ऐसे जानवर जो कि ऐसे जीव जंतु जो कि सरवाइव कर लेते हैं ठंडी में, लेकिन कुछ कुछ उनको गर्मी मिलने लगती है। ऐसे में ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि बहुत घनी वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जानवर, क्रीपर्स, यानी बहुत सारे ऐसे जो रेप्टाइल्स यानी जो जीव जंतु या सांप, सब टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स यहाँ पर हमारे रहते हैं। यानी जैव विविधता यानी वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स यहाँ पर ज्यादा होती है। और ये बात आपको समझ में लगभग आ गई होगी। अब हम जो है मेन चीजों पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इंडियन जो हमारा जो इंडिया का मैप है और इंडिया का जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, उसे समझने के लिए बहुत आसानी से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट के लिए जरा देखिए। जैसे आप जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और पृथ्वी के बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से जानते होंगे। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या आप सबको पता है कि पहले अर्थ क्या थी? एक सिंगल एक एंटिटी थी, सिंगल एक पिंड था, एक तरीके से गोला टाइप था। ऊपर के रीजन को जो है ये बोलते थे अंगारा लैंड, और ये सब एक में जुड़े हुए थे, अंगारा लैंड। और नीचे जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरे को बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। ऊपर वाले रीजन को बोलते थे अंगारा लैंड, और नीचे को बोलते थे गोंडवाना लैंड। धीरे धीरे इसमें जो है क्या हुआ? गैप बनता गया, क्रैक्स बनते गए, गैप बनते गए, और गोंडवाना लैंड जो है अलग होते धीरे धीरे करोड़ों सालों में ऐसा हुआ कि ये दोनों पोर्शन, यहाँ बीच से गैप बनता गया, बीच से यहाँ गैप बनता गया, ये गैप बनता गया, ये गैप बड़ा होता गया, और गोंडवाना लैंड अलग हो गया, और जो है अंगारा लैंड अलग हो गया। तो अंगारा लैंड से क्या है? नॉर्दर्न रीजन, जितने नॉर्थ में जितनी चीजें, चाहे नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप सहित पूरा का पूरा वो पोर्शन जो है, ये अपना चाइना, ऊपर जितना पोर्शन है वो बन गया, जो नॉर्थ साइड में है वो बन गया, इसका यूरोप वगैरह बन गया अंगारा लैंड से। और गोंडवाना लैंड से बन गया जो है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया का जो है नीचे का पोर्शन, जो प्रायद्वीपीय जो भाग है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब रीजन जो है हमारे बन गए किससे? गोंडवाना लैंड से। अब हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया पे देखिए हम लोग जो है कैसे आगे चलते हैं, इंडिया में चीजें कैसे समझ में आती है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको भी। और उसके बाद आप बुक को कंटिन्यूअस पढ़ते रहिएगा, बुक आप कंटिन्यू रखिएगा, बिना बुक पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। आप हंसी मजाक में कुछ भी होने वाला नहीं है, ना ये कठिन है और ना ये आसान है। आप सभी जानते हैं वैकेंसियां कम होती जा रही हैं, तो आपको करना ही है, बिना किए तो फुर्सत नहीं, उसका रोना नहीं रो सकते। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बना दे रहा हूं, शायद आप लोग हंसिएगा नहीं, बहुत अच्छा बने ना बने। इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश मैं करता हूं जो है। इस तरह से मैं इंडिया का मैप ऐसे ही बना देता हूं। ये प्रॉपर तो नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, इस तरह से कुछ बनना चाहिए था। ठीक है, अब मैं जो है मैप पे ना जाइए, मैं जल्दी में, क्योंकि वीडियो भी शॉर्ट करना है तो जल्द हो जाता है। अब देखिए एक बात, हम भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है? सिंपल है, कितना? पर्वतीय प्रदेश, उसी को उत्तर का पर्वतीय प्रदेश चिल्ला के बोलते हैं। उत्तर तो में है ये पर्वतीय, जो हिमालय रीजन है, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये जो पूरा हिमालय रीजन हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो हो गई, उसके बारे में भी डिटेल में हम चर्चा हमने कई वीडियो में की भी है, कई वीडियो बने भी हैं, उसकी डिटेल एक पे गए हैं। अभी बताते हैं, उत्तर में जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया है आपका, बीच के रीजन को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर, इसके बीच में मैदान है यानी प्लेन्स है, प्लेन है। फिर आता है आपका ये दक्षिण का पठार, ये जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक है, और साइड वाले को बोलते हैं, ये जो साइड में दोनों साइड बच रहा है, चाहे ईस्ट में चाहे वेस्ट में, जो दोनों साइड ये बच रहा है, इसको बोलते हैं तटीय प्रदेश। उत्तर ये जो मतलब पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश। पूर्वी ये कोरोमंडल तट वगैरह इधर है, और इधर पश्चिमी घाट, तो ये जो है तटीय प्रदेश हो गए।
और उसके बाद आप जानते हैं तमाम, जैसे यहाँ पर जो है आपका अंडमान निकोबार, ये सब बहुत पर्वत श्रृंखला है, और इधर है आपका लक्षद्वीप, अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार में। ईश्वर की कृपा से मुझे ये दोनों जो है इन सभी द्वीपों पर कई बार जाने का मौका मिला। ठीक है, अब आते हैं, एक बात बताओ, ये जो है पर्वतीय प्रदेश है, तो ऊपर पहाड़ों पर ठंड होती है, यानी बर्फ जमी होती है, तो वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी। अब क्या ऊपर वाले को जानते हैं आप, ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर वाले को ट्रांस हिमालय, बीच वाले को ग्रेट हिमालय, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय हिमालय बोलते हैं, फिर ग्रेट हिमालय बोलते हैं, जिसको महान हिमालय या बृहत हिमालय कह सकते हो, बृहत हिमालय। फिर इसको हिमाचल, यहीं पर लिख देते हैं, हिमाचल या लघु हिमालय बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु हिमालय, हिमाचल या लघु। या नीचे, सबसे नीचे शिवालिक है, जो न्यूली है, शिवालिक न्यूली फॉर्म, सबसे नई पर्वत श्रृंखला। देखो हिमालय का पर्वत जो है अभी बनने की प्रक्रिया में है। नीचे से जो प्लेट का जो संचरण हो रहा है, ऊपर की तरफ जो है, ऊपर जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों एक दूसरे के पास आती है, तो जैसे एक पेपर ले लीजिए, उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करिए, बीच से उठ जाएगा। तो ये अभी भी बन रहा है, ये न्यूली फॉर्म्ड है, नया है, बन रहा है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आप आटे का ले लेते हैं, गूंथने का, तो आटा गूथा हुआ आटा को ऐसे दबाएंगे तो बीच से उठ जाएगा। या पेपर को ले लेते, इसे इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। इसीलिए आए दिन उत्तराखंड में, हिमाचल में भारी जो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती हैं, क्योंकि इट इज स्टिल इन द फॉर्मेशन स्टेज। तो ये जो हिमालय वाला है, ये अभी भी फॉर्मेशन स्टेज में है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें किस पर्वत श्रेणी में कौन सी चोटियां हैं, कौन सी नदी कहां से निकली है, वो डिटेल में मैंने बाद में पढ़ाया भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, आगे भी पढ़ाऊंगा। बीच में यहाँ पर प्लेन्स है, जिसमें आप जो है यहाँ आप कह सकते हो कि ये पंजाब से लेकर के और ये अपना हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक ये जाता है। बीच में प्लेन्स। फिर यहाँ पर पठार है। पठार क्या होता है, थोड़ा सा उठी हुई भूमि, थोड़ी उच्च भूमि, थोड़ा सा प्लेन बट एलिवेटेड, प्लेन है लेकिन थोड़ी सी उठी हुई भूमि, समुद्र तल से ऊंचाई कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे आप बैठने के लिए कोई चीज, जैसे आप एक थोड़ी सी चौकी लगा लें, उस टाइप से इसकी आकृति होती है। और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना जो है। ये तो ऊपर से जो है, ये आपको अंगारा लैंड ऊपर से बना है, ये जो है सबसे पुराना गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो सबसे पुराना यानी काफी मजबूत और जो है पथरीला कह सकते हैं, मतलब हार्ड रॉक से बना हुआ है। इसीलिए आप अभी ये काम आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भाग हो गया। इधर जो समुद्र तट है और बीच में, इसके बीच में जो जगह है, इसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और इसको पश्चिमी तटीय मैदान भी कहते हैं। अब एक चीज देखिए कि ऊपर से जो नदियां ये आती हैं, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग हार्ड रॉक से बना है, तो यहाँ से जो नदियां निकलेंगी वो सीधे, मतलब पत्थरों के ऊपर से जाती हैं, तो सक्रिय होती हैं और पत्थरों के ऊपर से काटती हुई बहती हैं। तो यानी ये डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिमी जो नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती है, जो इधर की तरफ आती हैं। ज्यादातर जो इधर की तरफ आती हैं वो नदियां, जैसे नर्मदा और ताप्ती, डेल्टा नहीं बनाती, हार्ड रॉक के ऊपर आती है। हाँ, इधर जाने वाली नदी जो है डेल्टा बनाती है। तो ऊपर से जो आ रही नदियां, जितनी नदियां आ रही हैं, ये सब अपने साथ, क्योंकि नया पर्वत बन रहा है, तो सारे गाद वगैरह लेकर के, यानी सारे मड्स वगैरह लेकर आती हैं। तो इनमें पानी गंदा होता है और ढेर सारे मड लेकर आती हैं, तो यहाँ पर जाके जमा हो जाता है, तो डेल्टा फॉर्म हो जाता है। जबकि साउथ की नदियां हार्ड रॉक के ऊपर बहती हैं, कठोर रॉक के ऊपर बहने के कारण ये जो है ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुरी बनाती है। डेल्टा ना बना के बल्कि एस्चुरी बनाती है, गैप टाइप ऐसे बन जाता है। तो ये बात हो गई आपके समझने की। अच्छा, एक चीज, जब यहाँ पहाड़ है तो पहाड़ी वेजिटेशन होगा, मैदान है तो मैदानों में जो चीज पैदा होती है वो चीज होगी। जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा होगी, तो जो है क्योंकि जो प्लेन्स में घर बनाना आसान होता है, रहना आसान, खेती करना आसान, तो सड़कें बनाना आसान, तो जनसंख्या निश्चित ज्यादा होगी। और यहाँ पर आपके जो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें, जो पठारों में जो पठारी प्रदेश है, यहाँ बहुत सारी मिनरल रिसोर्सेस है, लोहा है, सोना है, ये सारी चीजें कर्नाटक में यहाँ मिलती हैं। तो ये बात हो गई आपकी जो है सिंपल ये समझने के लिए। अब हमें पढ़ना क्या क्या है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ हम बता देते हैं एक बार जल्दी। जैसे आपने ये सारी चीजें देख ली, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, पता नहीं जो है आप लोग इसको पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे।
अब इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, आपने पहले भू आकृतिक प्रदेश जितने थे, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, मैदान के बारे में, कौन नदी कहाँ से आई, ये सारी चीजें भू आकृतिक प्रदेश यानी फिजिकल ज्योग्राफी की जो चीजें हैं आप पढ़ेंगे। फिर आप उसमें पढ़ेंगे मिट्टी, सॉइल कैसी है, सही साफ हो नहीं रहा है इसलिए ये लिखते हुए सही आ नहीं रहा है। मिट्टी, सॉइल, मैं बोलता भी चल रहा हूँ। तो मिट्टी आप पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में। फिर जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में आप पढ़ेंगे। मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई। फिर आपका जो है वनस्पतियां कैसी यहाँ पर होंगी, इनके बारे में पढ़ेंगे। जीव जंतु कैसे हैं, वो भी आप इसी बारे में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या, प्राकृतिक संसाधन, पशु संसाधन, शक्ति संसाधन, उद्योग। प्राकृतिक संसाधन वनस्पतियां या फसल भी कह सकते हैं, यहाँ पर फसलें भी पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे और जो है पशु संसाधन प्राकृतिक में ही आ जाएगा। पशु संसाधन आप पढ़ेंगे। फिर शक्ति संसाधन पढ़ेंगे। शक्ति संसाधन जैसे आपका जो है परमाणु ऊर्जा है, कोयले से ऊर्जा है। फिर आप जो है शक्ति संसाधन हो गया आपका, और यहाँ पर मिनरल्स हो गया, जो भी आपके खनिज संसाधन की जिसकी बात कह सकते हो, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद खनिज संसाधन, फिर आप पढ़ेंगे कि आपका वो क्या बोलते हैं, ये जो परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जो है रेल परिवहन, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे, कौन बंदरगाह कितने हैं, कहाँ है, कौन सबसे बड़ा है, कौन कहाँ से क्या माल लेकर जाता है। खनिज संसाधनों में कौन चीज कहाँ पाई जाती है, उसी के आसपास उसके उद्योग भी लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर पत्थर से चूना पत्थर या पत्थर से सीमेंट बनती है तो पत्थर मिलेगा यहाँ जो है यहाँ चुनार में, और यहाँ मतलब अपने यूपी में या इस साइड, और जो है सीमेंट उद्योग लगे आपका जो है सीतापुर में। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ जो शक्ति संसाधन जो खनिज मिलता है उससे जुड़े हुए उद्योग उसी के आसपास ही लगते हैं। तो ये सारी चीजें, जनजातियां आपको बीच में पढ़नी होंगी। जनजातियां बीच में आप ये आपको जो हमारे यहाँ भूकंप के कितने जो है प्रदेश है, कहाँ कहाँ भूकंप की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर आपको द्वीपों के बारे में पढ़ना होगा, द्वीप कहाँ कहाँ क्या है, कितनी डिग्री पे है। भारत के जैसे आप सीमाओं के बारे में जानते हैं, विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, यानी भारत का ये जो आप मैप बनाते हैं, ये जो वर्ड पे आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉर्थ साइड में है पूरा 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। फिर आप जो है यहाँ से जो उससे देखेंगे, जो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर से देखेंगे तो भारत ईस्ट में है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ भी जाएंगी, लेकिन बुक लगातार पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस को जितना जो भी चीजें इसमें से आप समझ सकें उसको समझिए। मैं ट्राई करता रहूंगा कि आगे भी आपको जो है जो भी चीजें आती हैं बताता रहूं। आप लोग लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।